70 सालों के बाद भी आज बिहार की हालत वही की वही है। चाहे आप डेवलपमेंट की बात ना करो, लेकिन कास्ट की बात करोगे तो वोट आप ही को मिलना। जात देख के वोट करते हैं सब। इलेक्शन के पहले लोगों की झोपड़ियों तो के घुस जाएंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जैसे पान खाकर दुखते लोगों की हालत भी वही हो जाती है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो आज नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। कद्र करो सब चोर उचक्कों की, कि जाने नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। और इन सब चीजों की वजह से आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने अब तक बिहार को तो खा लिया, लेकिन युवाओं को आने वाला फ्यूचर तक खा जाएंगे क्या? ये है बिहार, जिसकी पॉपुलेशन 12.8 करोड़ है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार एक ऐसी भूमि है जिसने भारत को नॉलेज और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। जिस बिहार ने दुनिया को जीरो दिया, आज वही बिहार जीरो डेवलपमेंट के सवालों से घिरा है। बिहार के बदलाव की कहानी हर इलेक्शन में लिखी जाती है। आखिर बिहार बदला क्यों नहीं? ये जो बिहार की आज तक की सिचुएशन है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी आपको मैं आगे बताऊँ। 22 मार्च 1912 को बिहार को प्रोविंस के रूप में बंगाल से अलग किया गया और पटना इसका कैपिटल बन गई। इंडिपेंडेंस के बाद जब बिहार में ट्रांजिशन हो रहा था, तब सबसे पहले सीएम बनते श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने 1950 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट लागू करवाया, जिसमें लाखों किसानों को भूमि का अधिकार मिला। ये बिहार की एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बदलने की एक ऐतिहासिक पहल थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण सिन्हा के साथ मिलकर उन्होंने बिहार के पॉलिटिकल कल्चर में एक एथिकल फाउंडेशन बनाई, जहां पब्लिक सर्विस को राजनीति का मुख्य उद्देश्य माना गया था। यही कारण है कि उस दौर को बिहार का गोल्डन एडमिनिस्ट्रेटिव फेज कहा जाता था, जब सरकार जनता के लिए काम करती थी और भ्रष्टाचार या कास्ट बेस्ड फेवरेटिज्म बहुत सीमित था। 1970s के दौरान बिहार से निकले एक महापुरुष, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोग जिन्हें जेपी के नाम से भी जानते थे। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में शुरू किया एक ऐतिहासिक आंदोलन, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन। इस आंदोलन का मोटिव था कि पूरी सिस्टम को नैतिक तौर पर बदलना। उनका मानना था कि करप्शन, बेरोजगारी, जातिवाद और राजनीतिक स्वार्थ भारत की लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर सकता है। इस आंदोलन में हजारों स्टूडेंट, टीचर्स और किसान शामिल हुए थे। ये आंदोलन आगे चलकर इमरजेंसी के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष बन जाता है। एमपी आंदोलन ने न सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी, बल्कि पूरी बिहार की राजनीति की डीएनए बदल दी। यही से निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। बिहार में इस आंदोलन ने एक नई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को पैदा किया, लेकिन असली बदलाव की शुरुआत 1977 में होती है, जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बन जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, न कोई हायर कास्ट, न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सीएम बनते ही उन्होंने पहले एक कमीशन बनाया। जनवरी 1978 में बिहार सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने इंट्रोड्यूस किया 26% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ताकि समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर की जा सके। और ये कदम मंडल कमीशन, जो 1980s का था, उसके पहले लिया गया। 1990s में जनता दल से लालू यादव चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक नारा दिया, बुरा बाल साफ करो। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिन्हें माना जाता था कि परंपरागत रूप से ये सत्ता पर काबिज है। लालू यादव ने समाज के बैकवर्ड और मार्जिनल कम्युनिटीज को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। उनके शासन में पहली बार गांव देहात के गरीब, दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को लग रहा था कि वो भी सत्ता का हिस्सा है। धीरे धीरे लालू राज को लोगों ने जंगल राज के नाम से पुकारना स्टार्ट किया। क्राइम रेट और किडनैपिंग बिहार की एक पहचान बन चुके थे। 1998 से लेकर 2004 के बीच हर साल 1000 से भी ज्यादा किडनैपिंग केसेस फाइल हुए थे, जिनमें ज्यादातर बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता था। करप्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल सिक्योरिटी में होने वाले क्राइम, जिसने हर इन्वेस्टर को डरा दिया था। लगभग 80% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। एक एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार उस समय बिहार में मर्डर और किडनैपिंग रेट नेशनल एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा थे। लालू यादव की जो इमेज थी, वो जनता के लिए रॉबिन हुड से कम नहीं थी। वो अपने आप को गरीब का बेटा बोलकर बातें करते थे, लेकिन यही पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे गवर्नमेंट फेलियर में बदल जाती है। 1997 में जब लालू यादव पर फॉर्डर स्कैम यानी चारा घोटाला का आरोप लगा, कोर्ट केसेस बढ़े और 1997 में उन्होंने अपनी पत्नी रबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट ने बिहार को इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड स्टेट भी कहा था। 2000 में जब बिहार झारखंड से अलग हुआ, ये डिवीजन बिहार की इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल रिसोर्सेज झारखंड में चले गए थे। इस समय मास माइग्रेशन तेज हुआ, लाखों बिहारी मजदूर अदर स्टेट में माइग्रेशन कर गए। 2005 में बिहार की जनता ने एक नए नेता पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में सुशासन बाबू यानी गुड गवर्नेंस मैन की इमेज बना ली। उन्होंने सबसे पहले फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर पर।
2010 तक बिहार को बीमारों से नया बिहार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 2013 के बाद बिहार की पॉलिटिक्स फिर से अनस्टेबल हो जाती है। ये जो महागठबंधन बन गया था, इसी की वजह से कास्ट पॉलिटिक्स फिर से एक्टिव हो गई। हालांकि ये महागठबंधन जो है वो आगे चलकर कुछ दिनों में ही टूट गया। 2017 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और फिर से बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना ली। लगातार पॉलिटिकल यू टर्न्स ने जनता में एक ट्रस्ट डिफिसिट बना दिया। इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट नैरेटिव पीछे छूटने लगा और कास्ट पॉलिटिक्स फिर से हावी होने लगी। ये जो अब तक मैंने बताया, ये बिहार का एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन था। आज इसी की वजह से बिहार की यह हालत है। बिहार में जो है इसी की वजह से आज तक बेसिक प्रॉब्लम के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाए। 2016 में बिहार गवर्नमेंट ने लिकर बैन कर दिया और इसके पीछे जो इंटेंशन था वो डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना और समाज में सुधार लाना। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। ये आज भी इलीगली कहीं पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। भुज की जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें सैकड़ों मौतें हुई, लेकिन आज तक लिकर यहाँ पे बैन नहीं हो पाए। इसकी वजह से ब्लैक मार्केट इकोनॉमी बढ़ गई। अगर इस पे बैन है फिर भी अगर ये अवेलेबल होती है तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसे बैन ही क्यों किया, क्योंकि स्टेट को 6000 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू लॉस अलग से बेयर करना पड़ता है। बिहार का लिटरेसी रेट 74% है, इसमें वुमन 61% लिटरेट है। ड्रॉप आउट रेट गर्ल्स का सबसे ज्यादा है और इसका रीजन जो है वो स्कूल में एक बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 16.5% है, क्योंकि यहाँ अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। और ये बस हम एक बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस दौर के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड माने जाते थे। बिहार की इस ज्ञान की धरती ने एजुकेशन को धर्म माना। आज वहीं पर पेपर लीक एक आम बात हो चुकी है। हर साल 35 लाख से ज्यादा युवा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। बिहार के जो स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं उसे पहले तो नोटिफिकेशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट डिले हो जाता है तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट। यानी स्टूडेंट को हर लेवल पर स्ट्रगल करना पड़ता है और ऊपर से होने वाला करप्शन अलग से। अगर एजुकेशन कंप्लीट भी हो जाता है तो यहाँ पे जॉब की कोई भी गारंटी नहीं। 2020 के बाद बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस फिर से बढ़ा। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की 2023 की रिपोर्ट, जिसमें बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 17.5%। बिहार का पर कैपिटा इनकम 54,000 है, जो कि देश के 1/3 से भी कम है। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बिहार में तो जॉब ही अवेलेबल नहीं है। 1950 से 2000 तक बिहार में 20 से ज्यादा सरकारें बनी। हर नई सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। करप्शन, पुअर लॉ एंड ऑर्डर और रेड टेपिज्म, इन सब ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जड़ें ही काट दी। हर साल लाखों युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री आ भी जाती है तो इसके बाद स्किल लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिहार की एजुकेशन सिस्टम और ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतने कमजोर है कि आप बिहार में लैंड एक्विजिशन प्रोसेस मुश्किल है, ब्यूरोक्रेसी स्लो है और करप्शन बहुत हाई। आज भी बिहार की शेयर इन इंडिया इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ 2% है। बिहार की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इंडस्ट्रीज के लिए ह्यूज पोटेंशियल लगती है। गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है, बिहार से तो होकर गुजरता है पर बिहार में नहीं रुकता है। कोलैप्स होने वाले ब्रिजेस, रोड की खराब क्वालिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सही से सप्लाई ना होना और करप्शन, इन सब डेवलपमेंट मॉडल के लिए एक क्वेश्चन हो जाता है। अभी 42% ऐसे गाँव है जहाँ ऑल वेदर रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है। बिहार की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बिहार गंगा नदी के फर्टाइल प्लेन्स पर लोकेटेड है, तो रॉ मटेरियल जैसे शुगर केन, राइस, मखाना, जूट, फ्रूट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मेगा फूड पार्क्स और कोल्ड स्टोरेज, इसने लार्ज स्केल पर एक्सपांड किया जा सकता है। बिहार के लिए ये एक आइडियल लॉजिस्टिक हब बन सकता है, यानी पूरे ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेंटर। बिहार का सबसे इग्नोर्ड पार्ट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री बिहार के इकोनॉमिक पोटेंशियल का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होते हुए भी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर बनता है। बोध गया, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साल यहाँ पे लाखों की तादाद में जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और चीन से टूरिस्ट आते हैं। पवनपुरी, बैद्यनाथ, पटना साहिब जैसे रिलीजियस टूरिज्म लोकेशन भी यहाँ पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म के लिए ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं। बिहार में ईयरली 3 करोड़ से भी ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं और लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। अगर होटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी को सुधारा जाए तो ये संख्या जो है वो दुगनी भी हो सकती है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ अगर टूरिज्म सर्किट को सही से डेवलप किया जाए तो ये बिहार की GDP में 2 से 3% की डायरेक्ट ग्रोथ ला सकता है। यानी बिहार में डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें इफेक्टिव गवर्नेंस के साथ ही पॉसिबल है। साथ ही साथ लोगों को अपनी सोच भी बदलनी होगी, क्योंकि उन्हें तो अभी भी हायर कास्ट और लोअर कास्ट इन सब में उलझाए रखा है।
आज तक यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ। बिहार आज तक सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर सर्वाइव कर रहा है, ना किसी नेता के पास सही विजन है अपने बिहार के लिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी भी कैंडिडेट ने डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन के मुद्दों पर वैलिड बात नहीं की। फ्रीबीज और अनरियलिस्टिक होप देकर जनता को फिर से कास्ट के लीडर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, फिर वही अब तक की कहानी दोहराई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली बिहार की जनता भी मजबूर है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिहार को ज़रूरत है एजुकेटेड, मॉडर्न डेवलपमेंट और यूथ के प्रॉब्लम समझने वाले लीडरशिप की। यही समय है जब आपको आपके हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। पॉलिटिकल साइंस में एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजन्स कहती है, जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी मांगना और पॉलिटी को रिफॉर्म करना है। आपको पता है बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो ये युवा के पास टैलेंट है, हार्ड वर्क है, एस्पिरेशंस भी है, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे ये खुद को साबित कर पाए। बोध गया कि वो मिट्टी जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, शायद बिहार के युवाओं को फिर वही लेसन्स अपनाने की ज़रूरत है। आप ही बिहार को बदल सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बिहार एक नई सोच रखता है, जात पात से भी आगे बढ़कर एकजुट होकर। सवाल ये नहीं है कि बिहार कब बदलेगा, सवाल ये है कि हम अपने आप को कब बदलेंगे।